अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी है। काश मेरी नौकरी लग जाए ताकि मेरी जान को सुकून मिल जाए। आज अगर किसी ने मुझसे एक्सपीरियंस की बात की ना तो सिर फोड़ दूंगी उसका। ये मोटी जेबों वाले भिखारी पता नहीं ऐसे दिल क्यों जलाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मत बताओ कहकर वो गुलाबी रुपट्टा पकड़े हाथ में फाइल लिए चली जा रही थी और अपनी आदत से मजबूर आज भी सड़क पर चलते हुए जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। सामने से आती कार उसे नहीं दिखाई दी और जब अचानक नजर पड़ी तो वह आंखें मीच के वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया था, सांस सीने में अटक गई थी, गहरी खामोशी छा गई थी। वह किसी चीज से टकराई नहीं थी। डरते डरते एक आंख खोलकर देखा तो गाड़ी उससे एक कदम की दूरी पर रुक चुकी थी। दिल ही दिल में उसने सुकून की सांस ली। आसपास के लोग उस बेवकूफ को माथे पर बल डाले देखते रह गए। उसने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा, फिर अचानक उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उस कार का दरवाजा खुला और एक बड़ा सा आदमी सिर पर हाथ फेरते हुए भारी कदमों से बाहर आया और चश्मा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा। कविता शर्मा ने थूक निकलती उस हरे आंखों वाले इंसान को देखा था जो आंखों में गुस्से की तपिश लिए उसी के पास आ रहा था। हे यू इडियट, मेंटल। सिद्धार्थ कपूर अभी अपना टोंट मुकम्मल करता कि कविता शर्मा ने उसे मुंह खोलते देख अपनी जुबान के जौहर पहले दिखाना जरूरी समझा। अंधे हैं क्या आप? नजर नहीं आता आपको कि एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है? दिखेगा भी कैसे इन मनहूस आंखों के ऊपर आप काला सा चश्मा लगाकर गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी चलानी नहीं आती और आ जाते हो रोड पे। कविता शर्मा माथे पे बल डाले उसी पर चढ़ बैठी। जब सिद्धार्थ कपूर ने खूंखार निगाहों से उस लड़की को देखा जो खुद गलती करके अब इल्जाम उसके सर डालने की कोशिश कर रही थी। सेट अप, जस्ट सेट अप। उसका अभी ताना पूरा भी नहीं हुआ था कि वह दौड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज और भारी थी कि कविता शर्मा के साथ साथ आसपास खड़े कई लोगों का दिल थम गया था। गलती करती हो, ऊपर से सीना जोरी करती हो। मरने का अगर इतना ही शौक है तो मेरी ही गाड़ी मिली थी। सिद्धार्थ कपूर ने गुस्से में लफ्ज चबाए थे। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं बिल्कुल ठीक रोड क्रॉस कर रही थी। आप ही घटिया ड्राइविंग कर रहे थे। कविता शर्मा ने हाथ नचाकर कहा था कि सिद्धार्थ कपूर की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। एक ही सूरत में तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सिद्धार्थ कपूर की सर्द आवाज ने उसके अंदर सनसनाहट दौड़ा दी थी, लेकिन जब बात माफी की आई तो वह सारा खौफ भुलाकर रख देती और उसके सामने आ खड़ी हुई। ओहो, पहले तो खुद सारा काम खराब करते हो, ऊपर से माफी भी मुझसे मंगवाना चाहते हो। और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। मरना होगा तो मिडिल क्लास स्टाइल में मरूंगी। आपकी गाड़ी की तरफ तो मैं देखूंगी भी नहीं। कविता शर्मा ने आंख चढ़ाते उसे चिढ़ाया था, जबकि कविता शर्मा की लंबी जुबां उसे जहर से भी ज्यादा बुरी लगी थी। तुम्हारी औकात मेरी गाड़ी के नीचे आने की है भी नहीं। सिद्धार्थ कपूर ने दांतों पर जीभ से कसकर उसे देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वक्त को पीछे ले जाए और उस लड़की को देखकर गाड़ी ना रोके। क्यों ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं तुम्हारी गाड़ी में? कविता शर्मा ने एक आईब्रो उठाते तंजिया मुस्कुराते एक नजर उसकी गाड़ी को देखा और फिर उसे देखकर पूछा, 5 करोड़? पूरे 5 करोड़ की है यह गाड़ी? सिद्धार्थ कपूर ने तमाशखोर आंखों से उसे देखते हुए गाड़ी की कीमत बताई थी, जिसे सुनकर कविता शर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वह अब फिर से आंखें फाड़ फाड़ कर कभी सिद्धार्थ कपूर को और कभी सिद्धार्थ कपूर के पीछे खड़ी उस गाड़ी को देख रही थी। 5 करोड़? ऐसा क्या है इस डिब्बे में कि 5 करोड़ में खरीद लिया आपने? वह इतनी जोर से बोली कि उसकी तेज आवाज पर सिद्धार्थ कपूर ने सब्र का घूंट भरते आंखें मीच कर खोली। कविता शर्मा तो हैरान ही रह गई थी 5 करोड़ सुनते ही, जबकि आसपास खड़े लोग भी यह तमाशा देख रहे थे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, सॉरी कहो और निकलो यहाँ से। सिद्धार्थ कपूर ने उसे देखकर कहा तो वह गाड़ी छोड़कर माथे पर हाथ रख के उसे देखने लगी। सॉरी तो आपको मेरी ये जूती भी नहीं कहेगी जो मैंने 300 की ली है। फिर चाहे आप पुलिस को बुलाएं या फिर फौज को, गलती आपकी खुद की है और बिल आप मेरे नाम
दाम पर फाड़ रहे हो। कविता शर्मा माफी मांग भी लेती, लेकिन उस मगरूर इंसान के आगे झुकने को उसके दिल ने साफ इनकार कर दिया था और कविता शर्मा हमेशा अपने दिल की सुनती थी। सिद्धार्थ कपूर ने दांत पीसते उस ढीठ लड़की को देखा था। उसके पास वक्त नहीं था, उसे ऑफिस भी पहुंचना था, लेकिन उस ढीठ लड़की को वह सबक सिखाना चाहता था। अगर तुमने 2 मिनट में मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम जो रोड पर खड़ी होकर चोट खाने की कोशिश कर रही थी, फिर अपनी कहानियां तुम पुलिस को सुनाना। मेरे पास तुम्हारी फिजूल कहानियां सुनने का टाइम नहीं है। सिद्धार्थ कपूर ने सुकून से अपनी पॉकेट में हाथ डालते कहा था। साफ मतलब था कि जब तक वह माफी नहीं मांगेगी वह उसे जाने नहीं देगा। अगर आपके पास इतना फालतू टाइम है तो आप यहाँ खड़े रहें, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कविता शर्मा बोलते पलटी थी जब सिद्धार्थ कपूर के अल्फाज पर उसके कदम थमे। हेलो पुलिस ऑफिसर, मैं सिद्धार्थ कपूर बात कर रहा हूँ। अभी इसी वक्त जो लोकेशन मैंने सेंड की है उस पर पहुंचे। सिद्धार्थ कपूर की नजरें रुपट्टे से ढके उसके चेहरे पर टिकी हुई थी जब उसने फोन कान से लगाकर ऑफिसर को हुक्म दिया। कविता शर्मा ने आंखें फाड़ते उसे देखा था। क्या वाकई वो उसे थाने में बंद करवाने वाला था? ओहो मिस्टर, जो भी हैं आप इस तरह नहीं कर सकते। सारा रायता आपने फैलाया है, गलती आपकी थी। पता नहीं कहां से मेरे सामने टपक गए आफत की तरह, और अब उल्टा मेरे ही नाम के पर्चे कटवा रहे हैं। अपनी माफी का आलाप कहीं और जाकर लीजिए, मैं आपकी तरह फिजूल हरकतें नहीं करूंगी, कविता शर्मा ने गुस्से में कहा। सिद्धार्थ कपूर ने सख्त नजरों से उसे देखा था। सबसे जख्मी उस लड़की की जुबान लगी थी उसे। लगता है तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई, तभी इतनी जाहिलों जैसी बात करती हो और ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करती हो। सिद्धार्थ कपूर की बात पर अब कविता शर्मा का पारा चढ़ गया था। क्या खराबी है मेरी जुबान में, और आपको आपकी माँ ने तमीज नहीं सिखाई? अभी कविता शर्मा ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ कपूर के माथे की नसें उभरी और मुट्ठियां भी कसकर उसने दबाई तो वह चिल्लाया था कि कविता शर्मा खड़ी की खड़ी उसकी आवाज पर उछल पड़ी। बस खबरदार, अगर तुमने अपनी जुबान से एक और लफ्ज कहा तो यहीं खड़े के खड़े तुम्हें सबक सिखा दूंगा, और यहाँ कोई नहीं है जो मुझे रोके, समझी तुम? सिद्धार्थ कपूर की आवाज और उसके अल्फाज सुनते ही कविता शर्मा सन्न रह गई थी। कितना मगरूर इंसान था वो। अचानक उसकी आंखों में आंसू जमा हो आए जो वह कम से कम उस मगरूर शख्स के सामने बहाने वाली नहीं थी। इसीलिए हल्का सा गला ठोकते ही वह असहाय सी हो गई। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, कविता शर्मा ने कमजोर आवाज में कहा और आंसुओं का गोला हल्के से नीचे उतारा। पीछे से आती पुलिस व लाइटों की झिलमिल दिखी तो सिद्धार्थ कपूर ने तंजिया मुस्कुराते उसे देखा था। जब कविता को उसकी मुस्कुराहट से किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो वो पलटी। तभी पीछे से 2 पुलिस अधिकारी और 2 महिला कांस्टेबल आई। जी मिस्टर सिद्धार्थ कपूर, बताइए क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? एक पुलिस अधिकारी ने सम्मान से पूछा। यह लड़की भी सड़क पर खड़ी थी और मेरी गाड़ी के सामने आंखें बंद करके खड़ी थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो इल्जाम मुझ पर आता, जिसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए इसे तुरंत हिरासत में ले लो। सिद्धार्थ कपूर ने कविता की आंखों में आंखें डालकर पुलिस अधिकारी से कहा। कविता हैरानी से उस इंसान को देख रही थी जो बिना वजह उसे घूर रहा था। यह झूठ बोल रहे हैं ऑफिसर, मैं तो सड़क पार कर रही थी, पता नहीं यह कहां से मेरे सामने टपक गया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। कविता तुरंत अपनी सफाई में बोली। ए लड़की, मिस्टर कपूर के बारे में क्या बकवास कर रही हो तुम? वह तो एक बढ़िया इंसान है, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। चलो इसे गाड़ी में डालो, ऑफिसर ने कहा। दोनों मजबूत महिला कांस्टेबल कविता को पकड़ते हुए उसे जीप की तरफ घसीटने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें।
ऑफिसर, मैं झूठ नहीं कह रही, प्लीज मेरी बात सुने, कविता जोर से कह रही थी। वह औरतें उसे जबरदस्ती जीप में बिठा गईं। सिद्धार्थ कपूर तंजिया मुस्कुराते हुए ऑफिसर की तरफ पलटा। मिस्टर कपूर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करवा दूंगा। ऑफिसर मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ कपूर से बोला। सिद्धार्थ ने गंभीर नजरों से उसे देखा। कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ डराने के लिए था। कुछ देर बाद इसे छोड़ देना। लड़की पर हाथ उठाया या किसी भी तरह की बदसलूकी की तो अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ कपूर के लहजे में छुपी साफ चेतावनी सुनकर ऑफिसर की बोलती बंद हो गई। वह तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, जो आपका हुक्म सर, हम इसे 2-3 घंटे में छोड़ देंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, एक नजर अपनी जेब पर डाली, चश्मा लगाया और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। कविता बार बार यही कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, वह बेगुनाह है। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे। कविता को उस इंसान से गहरी नफरत महसूस हुई। वह अमीर था तो उसकी हर बात मान ली गई और उस पर अमल भी किया गया, जबकि वह गरीब थी। उसकी बात को नजरअंदाज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सचमुच उसे अमीरों से नफरत हो गई थी, वे इज्जत के लायक ही नहीं थे। यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू टूटकर गिरे। उसे कोई छुड़वाने वाला भी नहीं था। अम्मा तो कभी उसकी जमानत नहीं करवा सकती थी और उसका भाई अंश तो सिर्फ 12 साल का बच्चा था। क्या कर सकता था? एक बार यह मुझे मिल जाए, मैं इस जालिम को छोड़ूंगी नहीं। नम आंखों से मुंह बड़बड़ाते हुए वह आंखें बंद करके पुलिस स्टेशन में बैठी रही। वह वहां 3 घंटे रही और फिर घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही सुमन जी ने उसकी जॉब के बारे में पूछा। नहीं मिली अम्मा, उसने धीरे से कहा। जल्दी ढूंढो बेटा, सुमन जी ने कहा। उसकी आंखें नम हो गईं। दरअसल उसका रिश्ता जिस जगह तय हुआ था वहां उसके पिता ने उस परिवार से कर्ज लिया था और घर गिरवी रखा था। उन लोगों ने यह शर्त रखी थी कि वह उनकी बेटी से शादी करेंगे जो जॉब करके अपना और उनका घर चलाए और इसके बदले में कर्ज माफ करके घर वापस कर देंगे। सुमन जी तो इस बात के लिए राजी नहीं थी, मगर उसने मना लिया था अपने नन्हे से भाई के लिए, क्योंकि वो बेचारा इतनी छोटी उम्र में यह गम सहने की कहाँ ताकत रखता था। माँ, आप फिक्र मत करें, कल फिर जाऊंगी, शायद कहीं ना कहीं से मिल जाए जॉब, वह धीरे से बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो वहां इंटरव्यू के लिए बैठे करण को देखकर चौंक गई। वो उसके पापा का स्टूडेंट था और उनका मुंह बोला बेटा बना हुआ था। वो करण से मिलकर बहुत खुश हुई और वहां आने की वजह बताई तो करण गंभीरता से उसे देखने लगा। तुम तो यहाँ जॉब के सिलसिले में आई हो? करण ने पूछा तो कविता शर्मा ने मासूमियत से सिर हिलाया। जी भैया, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें किसी जॉब की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दिया करूँगा। करण की बात पर कविता शर्मा की मुस्कुराहट सिमट गई। नहीं भैया, मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ, प्लीज मुझ पर यह एहसान मत कीजिए, कविता शर्मा ने गंभीर लहजे में कहा। तो करण ने खामोश नजरों से उसे देखा। चलो ठीक है, तो समझो तुम्हारी जॉब लग गई, तुम मेरे अंडर काम करोगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। करण ने समझाते हुए उसकी फाइल्स उसके हाथ में दी और उसके सिर पर हाथ रखा। कविता आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर उसे देख रही थी। धन्यवाद भैया, आप नहीं जानते इस जॉब की मुझे कितनी जरूरत थी। कविता शर्मा के आंसू गाल पर लुढ़क आए थे तो करण ने मना करते हुए कहा, खुश रहो और रोने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे बॉस का माइंड बदल भी सकता है। करण ने आंखों से चेतावनी दी तो वह हंसते हुए आंसू पोंछ गई। इंटरकॉम उठाते ही करण ने रिया को अपने कैबिन में बुलाया, जो जैसे बोतल में से जिन्न की तरह फौरन हाजिर हो गई। मिस रिया, ये कविता शर्मा है, ये आज से आपकी तरह सारे काम संभालेंगी, आप इन्हें सब समझा दें और काम आपस में बांट लें, करण ने कहा। तो रिया ने चैन की सांस भरी। वह वाकई बहुत परेशान थी। उसने मुस्कुराकर कविता को हेलो कहा और अपने साथ आने को कहा। करण ने कविता को मुस्कुराते हुए देखा। जाओ बहन और दिल लगाकर काम करना, करण इतना बोला कि रिया फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसका बॉस इतने प्यार भरे लहजे में तो कभी किसी से बात नहीं करता था और यहाँ तो मुस्कुराहट भी थी। रिया तो बेहोश होने को थी। तभी करण ने गंभीर नजरों से उसे टोका। मिस रिया,
करण का सख्त लहजा रिया को होश में ले आया। जी सर, ओके सर, आइए मिस कविता शर्मा, मैं आपको सब समझा दूंगी। रिया घबराती हुई कविता को अपने साथ ले गई। एक बात तो रिया अच्छी तरह समझ गई थी कि कविता शर्मा करण की कोई बहुत करीबी है, वरना करण का इस तरह मुस्कुराना और प्यार से बात करना तो नामुमकिन था। कविता बेहद खुश थी, इस जॉब की उसे सख्त जरूरत थी। मिस कविता, यहाँ आप बैठकर काम किया करेंगी, मैं आपको सारे काम समझा दूंगी। मेरा नाम रिया है, करण सर और सिद्धार्थ कपूर सर की संयुक्त सेक्रेटरी हूँ मैं, लेकिन अब से आप भी मेरे साथ सारे काम संभालेंगी। कोशिश कीजिएगा कोई गलती ना हो। करण सर के अलावा यहाँ एक और हेड है, सिद्धार्थ कपूर। रिया ने कविता शर्मा को सब समझाकर उसे बैठने का इशारा कर दिया था, लेकिन कविता के चेहरे पर अब भी अनजाने सवालों जैसे भाव थे। सिद्धार्थ कपूर, ये नाम कहीं और भी सुना है मैंने। कविता मन ही मन बड़बड़ाते हुए खुद से सवाल करने लगी। उसे पूरा यकीन था कि ये नाम उसने पहले भी कहीं सुना था, लेकिन कहाँ, यह उसे याद ही नहीं आ रहा था। आपने कुछ कहा? रिया ने उसके भाव देखकर पूछा। नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कविता ने मुस्कुरा कर कहा। तो रिया भी मुस्कुराई और उसे काम से जुड़ी बातें समझाने लगी। तभी इंटरकॉम बजा और रिया ने रिसीवर उठाया। जी सर, ओके सर, मैं करण सर को वो फाइल दे आती हूँ और आपको कॉफी भी भिजवा देती हूँ। कॉल रखते ही रिया ने कविता की ओर मुड़कर कहा, मिस कविता, मैं ये फाइल्स लेकर करण सर के पास जा रही हूँ। आप वो लेफ्ट साइड पर ऑफिस देख रही हैं ना, वहाँ सिद्धार्थ कपूर सर बैठते हैं। ये ब्लैक कॉफी अब आप उन्हें दे आइए और साथ ही अपना परिचय भी करवा दीजिएगा। रिया ने हाथ में थामा हुआ गरम कॉफी का कप कविता के हवाले कर दिया और खुद फाइल्स उठाकर दूसरी तरफ बढ़ गई। कविता ने अनजाने भाव से कॉफी का कप उठाया और उसे गौर से देखने लगी। ये काला पानी कौन पी सकता है? ये तो दिखने में ही कितना गंदा लग रहा है। कॉफी को पास से देखते ही कविता को उल्टी सी आने लगी। उफ, इसकी तो बहुत गंदी स्मेल है। छोड़ो, मुझे क्या, कौन सा मैंने ये काला पानी पीना है। दुपट्टा ठीक करते हुए उसने लेफ्ट साइड पर बने कैबिन की ओर नजर घुमाई। उसकी दीवार पूरी शीशे की थी, मगर उसमें उसे खुद की ही परछाई नजर आ रही थी। ये कैसी दीवार है, उसने मन ही मन सोचा और फिर नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर से लैपटॉप पर टाइप करते हुए सिद्धार्थ कपूर ने आवाज दी, आ जाइए। इजाजत मिलते ही कविता ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सामने बैठे इंसान को लैपटॉप पर देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। हाथ में थामा कॉफी का कप कांपने लगा। कानों में साफ आवाज गूंजी थी, हेलो पुलिस ऑफिसर, मैं सिद्धार्थ कपूर बोल रहा हूँ। कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे समझ आया कि ये नाम उसे इतना सुना सुना क्यों लग रहा था, क्योंकि उसने पुलिस वाले से बात करते हुए खुद अपना नाम लिया था, सिद्धार्थ कपूर। लैपटॉप पर काम करते हुए जैसे ही अपने नाम की गूंज सुनकर नजर उठाते हैं, उनकी हालत भी कुछ कम नहीं हुई। एक पल को वो भी हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल हैरानी की जगह गुस्सा उतर आया। लैपटॉप एक ओर रखते हुए उन्होंने अपनी गहरी आंखों में गुस्से की लपटें भरकर सामने खड़ी कविता को देखा, जैसे निगाहों से ही उसे जला देंगे। कविता ने घबराकर थूक निकला, ये कैसा बेमतलब इत्तेफाक है। उसके दिल में ख्याल आया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिद्धार्थ कपूर ने दांत भींचते हुए कहा। उनकी आंखों में भरे गुस्से ने कविता की हालत खराब कर दी। सामने खड़े होकर तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूँ? सिद्धार्थ कपूर चिल्लाया तो कविता उनके गुस्से से सहम कर उछल गई और उसके हाथ से गर्म कॉफी छलक कर उसके हाथ पर गिर गई। आह! कविता ने तकलीफ से आंखें मीच ली, क्योंकि कॉफी उसके ही हाथ पर गिर गई थी। वहीं सिद्धार्थ कपूर ने भी गुस्से से आंखें बंद की और फिर खोलकर कविता को गुस्से से घूरा। डिस्कस्टिंग गर्ल, उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए गुस्से से कहा।
जब कविता शर्मा की आंखों में आंसू देखकर भी सिद्धार्थ कपूर की आंखों में कोई नरमी नहीं आई थी तो कविता ने नजर उठाकर उसे देखा। उसका सख्त चेहरा गुस्से से तप रहा था। अचानक उसे गुस्सा आया। अपनी नम आंखों पर एक हाथ से ही आंसू पोंछते हुए उसने सामने बैठे उस बंदे को देखा जो बहुत घमंडी था। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? सिद्धार्थ कपूर ने ठहर ठहर कर कहा। कविता के माथे पर अब बल आ गया। वह उस आदमी से डरती नहीं थी, उससे तो उसे सख्त नफरत थी। मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ा भी पता होता कि आप जैसे मनहूस और घमंडी शख्स भी यहाँ काम करते हैं तो मैं मर जाती। पर इस कंपनी के पास भटकती भी नहीं। कॉफी का कप टेबल पर पटकते हुए उसने सिद्धार्थ कपूर को गुस्से से कहा। सिद्धार्थ कपूर अपनी सीट पर अड़ा हुआ बैठा था। उसकी गहरी आंखों में कविता को देखकर ठंडी सी नापसंदगी थी। फिर उसने उसका चीखना और कॉफी का कप टेबल पर पटकना देखा तो और भी बुरा लगा। कॉफी उसके टेबल पर भी गिर गई थी। कविता के बर्ताव से सिद्धार्थ का दिमाग चकरा गया। इतनी बदतमीजी उसके ऑफिस में, और वो भी उसके सामने। किसने तुम्हें मेरे ऑफिस में रखने को कहा? सिद्धार्थ कपूर ने खुद पर काबू रखते हुए टेबल पर गिरी कॉफी देखकर पूछा, क्योंकि उसके हिसाब से यह लड़की कपूर इंडस्ट्री के काम के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। मुझ जैसी लड़की मतलब आप खुद को कोई बहुत पहुंच वाली चीज समझते हो? कविता चीखी। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और उठ खड़े होकर कहा, तुम इस ऑफिस में हरगिज काम नहीं कर सकती, दफा हो जाओ। उंगली से इशारा कर उसने बाहर निकलने को कहा। मैं क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस ऑफिस से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जेल भिजवाने की? मेरा कोई कसूर नहीं था और तुमने सीधे मेरी जेल की टिकट कटवा दी। कविता ने गरम लहजे में पलटकर कहा, तुम बहुत घमंडी और बदतमीज हो। तुम मेरे सामने बहुत चालाक दिखते हो, है ना? पर मैं भी कविता शर्मा हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से दे देना नहीं भूलती। आगे से मुंह तोड़ दूंगी। सिद्धार्थ कपूर ने उसे फिर से चुप करा दिया और गुस्से से चटकते हुए जो बोलना शुरू किया था उसने रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी कि सिद्धार्थ ने 16 बरसाती आंखों से अपनी मेज पर रखा पानी भरा गिलास उठाया और उसका सारा पानी उसके मुंह पर फेंक दिया, जिससे कविता की आवाज में ब्रेक आ गया और वह चौंक कर पीछे हटी। वो आंखें फाड़े सांस रोके सिद्धार्थ कपूर को देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आया था यह अचानक क्या हुआ था। उसने अपना चेहरा साफ किया जबकि सिद्धार्थ कपूर ने जोर से उसकी कलाई पकड़ी थी और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक लाया था, जो खामोश सकते की हालत में उसके साथ खिंची चली आ रही थी। दरवाजा खोलते ही एक झटके से उसने कविता शर्मा का हाथ छोड़ा था जो लड़खड़ाते सामने जमीन पर गिरी थी, जबकि सिद्धार्थ कपूर अब अपनी पैंट की दोनों पॉकेट्स में हाथ फंसाकर उसे तंज भरे अंदाज से देखने लगा। उसका चेहरा अपमान के मारे सुर्ख पड़ गया था। मैं सिद्धार्थ कपूर हूँ, यह मेरा ऑफिस है। तुम्हें क्या लगा यह सड़क है जहां तुम जो बकवास करोगी और मैं खामोशी से सुनता रहूंगा? सिद्धार्थ कपूर ने चेहरे पर तंजिया मुस्कान सजा दी और ठंडी नजरों से उसे जलील किया कि इतने लोगों में वो जमीन पर पड़ी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी थी। तुम जैसे लोगों को मैं अपने ऑफिस के अंदर जॉब देना तो दूर की बात है, आसपास भटकने भी ना दूं। बात करनी तुम्हें तमीज से आती नहीं है और चली हो कपूर इंडस्ट्री में काम करने। सिद्धार्थ कपूर उसके वजूद को नफरत से देखता हुआ बोला था और फिर तेज आवाज में उसने गार्ड्स को आवाज लगाई। गार्ड्स गार्ड्स। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अगर करण का ऑफिस साउंड प्रूफ ना होता तो वह जरूर यह तमाशा रोक देता, लेकिन वहां ना रिया मौजूद थी और ना ही करण। गार्ड्स फौरन वहां आ गए थे, जिसे देख कविता शर्मा के चेहरे पर हैरानी आई थी। क्या वो उसे अब यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालने वाला था? वह तो उसकी सोच से भी ज्यादा घटिया साबित हुआ था। कविता शर्मा को उससे सख्त नफरत महसूस हुई थी। इस कचरे को यहाँ से उठाओ और बाहर फेंको और उसके बाद इस जगह को अच्छी तरह से साफ करवाना। पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं ये लोग। सिद्धार्थ कपूर के लहजे में इतनी नफरत थी कि कविता शर्मा झटके से खड़ी हुई और गार्ड्स की तरफ पलटी जो उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। खबरदार,
अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया हाथ तोड़ दूंगी। उसने उंगली उठाकर धमकी दी कि गार्ड्स वहीं थमकर सिद्धार्थ कपूर को देखने लगे, जो मगरूर नजरों से उसी को देख रहा था। आप खुद को इंसान कहते हैं? खुद को देखें और बताएं आप जैसे इंसान होते हैं। यह घमंड और यह गुरूर किस बात का है आप में? यहाँ मौजूद लोग आपको अपनी सेवा देते हैं और आप इस बात का उन्हें यही नतीजा देते हैं। आपने खरीद नहीं लिया इस ऑफिस में मौजूद लोगों को, जो आप इतने घमंडी बने बैठे हैं यहाँ। कविता शर्मा गुस्से और अपमान का शिकार होती चिल्लाई थी कि वहाँ मौजूद लोग उसकी इतनी जुर्रत देखकर हैरान रह गए थे, जबकि सिद्धार्थ कपूर ने दांत पीसकर उस लड़की को देखा था। इतनी बेइज्जती के बाद भी अपनी जगह डटी हुई थी। काफी ढीठ लड़की साबित हुई थी यह। मुझे यह जॉब करण भाई ने दे दी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर आपके गार्ड्स ने मुझे हाथ भी लगाया तो याद रखिएगा सिद्धार्थ कपूर, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी यहाँ की। अगर बदतमीज होने का नाम आपने मुझे दे ही दिया है तो मैं इस पर पूरी उतर कर दिखाऊंगी। वह कदम कदम उसके करीब आती, उसकी आंखों में देखते, उंगली उठाते उसे चेतावनी दे गई थी। सिद्धार्थ कपूर के माथे की नसें फटने को हुई थी। वो गुस्से से उस लड़की को देखने लगा था। उसका बस नहीं चला था कि घसीटता हुआ खुद उसे बाहर फेंक कर आता, लेकिन उसके करण भाई वाले लफ्ज पर वो यहीं रुक गया था। करण भाई, वो गुस्से में बड़बड़ाया था जब उसी वक्त करण अपने ऑफिस से बाहर निकला था और उसके पीछे रिया थी। जब वह दोनों इतने हुजूम को देखकर रुके तो करण के माथे पर नासमझी के बल पड़ गए। क्या हो रहा है यहाँ? करण की भारी आवाज पर सब चौंकते पलटे और सामने खड़े करण को देखते ही फौरन अपनी अपनी सीट पर लौट गए, जबकि सिद्धार्थ कपूर और कविता शर्मा एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर से हट नहीं रही थी। जब करण उन्हें ऐसे देखते कदम कदम चलते उनके करीब आया और रिया तो वहीं सदमे में खड़ी थी। उसने तो कविता शर्मा को सिद्धार्थ कपूर के ऑफिस में कॉफी देने भेजा था और अब यहाँ तो जंग का मैदान बन गया था। कविता, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? करण ने नरमी से उसका बाजू पकड़ते उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो वो करण को देख खुद पर काबू नहीं रख पाई और अपना बाजू छुड़वाते करण का हाथ थामकर उस पर सर टिकाती हिचकियों से रोने लगी। उसे ऐसे देख करण तो घबरा गया था, जबकि सिद्धार्थ कपूर सामने खड़ा कभी उस लड़की की हिम्मत देख रहा था और कभी करण को, जो परेशान सा उसके सर पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। करण ने चारों तरफ देखा, जहां सब अभी तक उन्हें ही देख रहे थे। ऐसे तमाशे उसे ऑफिस में बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने कहर ढाती नजर से सिद्धार्थ कपूर को देखा और फिर बाकी सबको। आप सब अपना काम करें, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा, करण ने सख्त आवाज में सबको देखकर कहा तो सब फौरन नजरें नीचे करके काम में लग गए और करण कविता शर्मा को थामे सिद्धार्थ कपूर के कैबिन की तरफ बढ़ गया, जबकि सिद्धार्थ कपूर तो खामोशी से यह सब देख रहा था। यह क्या बकवास थी। करण ने अंदर आते ही उसे सोफे पर बिठाया तो कविता शर्मा ने खुद को संभालते हुए आंसू पोंछे और करण ने उसे टिश्यू थमाए। सिद्धार्थ कपूर भी पलटकर अंदर आया और दरवाजा बंद किया। करण, यह किस लड़की को तुमने यहाँ जॉब दी है? ना इस लड़की को बात करने की तमीज है, ना काम करने का ढंग, और तुमने इसे जॉब दे दी। कैसे कर सकते हो तुम यह? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सिद्धार्थ कपूर उसके करीब आते दांत पीसकर बोला। उसे कविता शर्मा के लिए करण की हमदर्दी बिल्कुल जहरीली लग रही थी, जबकि करण अभी भी कविता शर्मा के पास खड़ा था और उसे पानी का गिलास थमाते हुए संजीदा नजरों से सिद्धार्थ कपूर की तरफ मुड़ा, जो उसे ही घूर रहा था। यह सब क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? करण ने पूछा। तुम नहीं जानते करण, यह वही सुबह वाली लड़की है जिसने मेरी कार के सामने आने की कोशिश की थी और मैंने इसे पुलिस के हवाले किया था, सिद्धार्थ कपूर ने करण से कहा। तो पुलिस वाली बात पर करण की आंखों में ठंडी आग सी उतर आई। उसकी आंखें गुस्से का साफ इशारा दे रही थी, जिसे देख सिद्धार्थ को भी झटका लगा। कविता शर्मा मेरी बहन है सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पुलिस के हवाले करने की? मैंने
मैंने तुमसे कहा है ना, अपना गुस्सा कंट्रोल रखा करो। कविता हो या कोई और, तुम ऐसे किसी लड़की को इंसल्ट नहीं कर सकते, करण ने गुस्से से धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो कविता के सामने अपने दोस्त के साथ इस तरह की बहस नहीं करना चाहता था। जबकि सिद्धार्थ कपूर ने हैरानी से उसकी बातें सुनी। व्हाट, यू आर सीरियस? यह कब से बहन हो गई तुम्हारी अचानक? यह क्या कोई ड्रामा चल रहा है? उसका तो दिमाग ही घूम गया था। शट अप और इससे माफी मांगो, करण ने दांत भींचकर कहा। तो सिद्धार्थ कपूर ने भौहें चढ़ाते करण को देखा और फिर पलटकर एक नजर कविता शर्मा को देखा, जो खूनखार नजरों से उसे ही देख रही थी। सिद्धार्थ कपूर ने तंजिया हंसते हुए उसे देखा और फिर पलटकर करण को, तुम्हें लगता है मैं माफी मांगूंगा, और वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की से जिसने मुझसे इतनी बदतमीजी करके सारा हिसाब बराबर कर लिया है, और अब तुम्हें देखकर आंसू बहा रही है। तुम सोचते हो कि अब भी मैं इससे माफी मांग लूंगा? सिद्धार्थ ने घूरकर कविता को देखा, जो अभी भी सिद्धार्थ को उसी तरह घूर रही थी, लेकिन सामने भी करण ही था, उसका दोस्त। वो इतनी आसानी से माफी क्यों मांग ले? करण खामोश होता कविता शर्मा की तरफ बढ़ा और उसके बराबर में जाकर बैठा। कविता, ये मेरा दोस्त है सिद्धार्थ कपूर। करण ने नरमी से उसका परिचय करवाया। तो सिद्धार्थ अब अजीब नजरों से उसे देखने लगा। करण इतनी नरमी से बात सिर्फ अपनी माँ और बहन से करता था, और वही लहजा अब वो इस लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जो सिद्धार्थ को तो बिल्कुल भी उस नरमी की हकदार नहीं लगी थी। सिद्धार्थ ने घूर के आंखें दिखाई। भाई, ये बहुत बदतमीज इंसान है, मैं इसके पास काम नहीं करूंगी, कविता शर्मा ने रोते रोते धीमी आवाज में करण को देखते कहा। तो करण ने ना में सिर हिलाते हुए उसे चुप करवाया और फिर उसके लफ्जों पर गौर किया, जबकि सिद्धार्थ के तो सर पर चढ़ गई थी ये बात। इतनी बदतमीजी के बाद भी वो उसे ही बदतमीज कह रही थी। ये तुम किसे बदतमीज कह रही हो? जरा इधर देखकर कहना। जस्ट लुक एट मी लेडी। सिद्धार्थ कपूर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए रौब और गुस्से से बोला। तो कविता भी खूनखार नजरों से उसे जवाब में देखने लगी। जो बदतमीज है उसे ही बदतमीज कहा है, मनहूस आंखों वाला जल्लाद। कविता शर्मा अपनी आदत के मुताबिक आखिर के अल्फाज तेज आवाज में ही बड़बड़ा गई। हालांकि वो चाहती नहीं थी ऐसा कि ऊंची आवाज में बोले, लेकिन आदत से मजबूर बोल पड़ी। अब सिद्धार्थ की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। वो उसके मुंह पर उसे बदतमीज और जल्लाद कह रही थी। लिसन करण, या तो ये लड़की इस ऑफिस में काम करेगी या मैं। भले ये तुम्हारी बहन हो, लेकिन मैं इतनी बदतमीज लड़की को यहाँ काम करते नहीं देख सकता। सिद्धार्थ कपूर ने खुद पर काबू करते हुए करण से कहा। तो करण ने उसे घूर कर खामोश रहने को कहा। सिद्धार्थ को ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ, सीरियसली तुम कोई छोटे बच्चे हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम हो, करण ने सिद्धार्थ को देखकर कहा था। और कविता, तुम इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ पुरानी बातें भूलकर तुम दोनों प्रोफेशनल होकर काम करो, ना कि यूं बच्चों की तरह झगड़ो। इसीलिए कविता, आगे से तुम इस तरह सिद्धार्थ से बदतमीजी नहीं करोगी, करण ने कहा। तो दोनों बड़बड़ाते हुए चुप हो गए। फिर वह उठकर बाहर चले गए। अगले कई दिन गुजर चुके थे और दोनों बस अपने अपने काम पर फोकस किए हुए थे, मगर जब भी उनका आमना सामना होता, दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते थे जैसे ना जाने कौन सा पुराना हिसाब चुकाना बाकी हो, या फिर जैसे कोई गहरी दुश्मनी हो जो निभा रहे हो। यह तो करण की वजह से कविता उससे झगड़ने से बचती थी, क्योंकि वह करण को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। करण और उसकी माँ ने हमेशा उन लोगों पर एहसान किए थे और कविता उन्हीं एहसानों के बदले चुप रहती थी। लेकिन सिद्धार्थ अब उसकी खामोशी से भी झुलझुलाने लगा था और चाहता था कि वो फिर से उससे उलझे ताकि उसे सुनाने का मौका मिले। आज जब वो ऑफिस पहुंचा तो देखा कविता अमित के साथ खड़ी गप्पे मार रही थी और इस तरह हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे दोनों के बीच पुरानी दोस्ती हो। उसका अंदाज सिद्धार्थ को एक आंख न भाया। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही पास आया उसकी आवाज कानों में पड़ी और कदम वहीं थम गए। अरे अमित, तुम अच्छी तरह जानते हो ना
कि मैं इस खड़ूस के बिना कितने अच्छे से काम करती हूँ। जब वो पास नहीं होता ना, तब तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, लेकिन जब वो आ जाता है ना, सारे काम ही गलत होने लगते हैं। उसकी शक्ल ही मेरे लिए मनहूस है। मेरा बस चले ना तो मैं उसे इस ऑफिस से ही निकाल दूँ। कविता अपनी धुन में बोले जा रही थी जैसे वो ऑफिस की मालिक हो, और अमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। पीछे खड़ा सिद्धार्थ उसकी बातें सुनकर जोर से अपनी मुट्ठियां भींच गया। जैसे ही कविता पलटी, उसकी मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे कभी मुस्कुराई ही ना हो। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कैबिन में ले गया। उसकी भूरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिद्धार्थ कपूर के खिलाफ इतना बोलने की? उसका तो मन किया कि उस छटांग भर की लड़की को सबक सिखाए। सिद्धार्थ ने दरवाजा बंद करके उसे दीवार से जोर से टिकाया। कविता ने हड़बड़ाकर अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी सख्त पकड़ में थी, जबकि उसकी लाल आंखें देखकर उसकी जान सूख रही थी। लेकिन उसने अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया। छोड़ो हमारा हाथ, वरना कविता गुस्से से चीखते हुए बोली थी, लेकिन सिद्धार्थ कपूर की नजरों में छुपी चेतावनी देखकर खामोश हो गई। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन बेहुदा नामों से पुकारने की और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने की? सिद्धार्थ कपूर उसके मुंह पर चिल्लाया था कि वो उसकी गिरफ्त में सहम कर उछल पड़ी थी। उसके बाजू पर पकड़ और भी सख्त होती जा रही थी, लेकिन उस ईगो के मारे को अपनी जिद के अलावा और कोई चीज दिखती ही कहाँ थी कि सामने वाले को दर्द भी हो सकता है। कविता की आंखों में दर्द से आंसू आने लगे थे, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रही थी कि आंसू गालों पर ना बह जाएं। तुम्हें क्या लगता है तुम केवल करण की कुछ लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बकवास यूं ही सुनता रहूंगा? सिद्धार्थ ने फिर गुस्से में दांत भींचकर कहा। कविता उसका गुस्सा देखकर डर से आंखें मीच गई, जिसे देख सिद्धार्थ तंजिया मुस्कुराया। क्या कहती फिरती हो सबसे कि डर नहीं लगता मुझसे? मैं सामने आ जाऊं तो देख लो ना मुझे, अब क्यों आंखें बंद कर ली? देखो मुझे। सिद्धार्थ के कहने पर कविता की तेज चीख निकल गई थी। उसे बाजू का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, मैं ठीक कहती हूँ, आप जल्लाद हो। वो रोते रोते चीख रही थी, जबकि आंखें अब तक बंद थीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ये आंसू उसके सामने कैसे निकल आए। खबरदार, अगर आइंदा इन फालतू लफ्जों से मुझे पुकारा तो, वरना सिद्धार्थ कपूर को तुम अभी जानती नहीं हो। सिद्धार्थ ने और दबाव डालते हुए कहा। उसका गुस्सा इस कदर था कि वो उसके बेहद करीब आ चुका था, और दोनों ही इस नजदीकी से अनजान थे। आप इसी काबिल हैं, मेरा हाथ छोड़िए, वरना आप अभी कविता शर्मा को भी नहीं जानते। कविता ने गुस्से से चबाकर कहा तो सिद्धार्थ उसकी हट देखकर और जोर से उसके बाजू पकड़ने लगा। उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट तैर रही थी। कविता के लबों से सिसकी निकली। उसे लगा अब उसका हाथ टूट ही जाएगा। तुम्हें जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जानने लायक हो भी नहीं। मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उतने से ही चिढ़ है मुझे तुमसे। ज्यादा जान लिया तो तुम जहर लगने लगोगी, सिद्धार्थ ने तंज कसते हुए कहा, जबकि वो दर्द से तड़प रही थी। छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, कविता ने बुरी तरह रोते हुए कहा तो सिद्धार्थ ने उसके आंसू देखकर पकड़ ढीली की, लेकिन छोड़ा नहीं। सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखा। हल्के हरे दुपट्टे में लिपटी उसकी आंखें झुकी कांप रही थीं। घनी पलकें आंसुओं से गीली हो चुकी थीं। होंठ कपकपा रहे थे और गालों पर पीलापन उतर आया था। अचानक सिद्धार्थ को वो लम्हा याद आया जब वो खड़ी अमित से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो अपने कैबिन से उसे देख रहा था। गुस्सा इस बात पर नहीं था कि वो अमित से बात कर रही थी, गुस्सा इस बात पर था कि वो सबसे मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन उससे हमेशा जल भुनकर ही पेश आती थी। सिद्धार्थ कपूर को अचानक फिर से गुस्सा आया था। थोड़ी देर पहले तो ये लड़की हंस रही थी, फिर से भी तो हंस सकती है, हंसो। सिद्धार्थ ने उसका बाजू छोड़कर अब उसके दाएं बाएं हाथ रखते हुए कहा तो कविता उसके छोड़ते ही बुरी तरह अपने बाजू को मसलने लगी, सर नीचे किए जैसे उसकी बात को शायद सुना ही नहीं था। उस वक्त उसकी अपनी तकलीफ सबसे बड़ी थी।
सिद्धार्थ माथे पर बल डाले झुका हुआ उसे देख रहा था, जो उसके कंधे से जरा नीचे आती थी। मैंने कहा हंसो। सिद्धार्थ ने फिर सख्त लहजे में कहा तो कविता सर उठाकर उसे देखने लगी। क्या ये शख्स पागल था, दिमागी तौर पर बीमार था? मुझे इतना रुलाने के बाद कह रहा है कि हंसती है मेरी जूती। मेरा रास्ता छोड़िए मिस्टर, वरना कविता शर्मा कुछ कहेगी नहीं बल्कि कर दिखाएगी। कविता ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेला और उंगली उठाकर कहा। सिद्धार्थ ने खुद को ढीला छोड़ रखा था, इसीलिए उसके धकेलने से एक कदम पीछे हुआ, लेकिन हटकर रास्ता नहीं दिया। उधर कविता के बाजू में अब भी जलन हो रही थी और वह उसे मसल रही थी। आंसू बिना उसकी इजाजत के आंखों से बहते ही जा रहे थे, जिसे देख सिद्धार्थ तंजिया मुस्कुराया। आज तो इन आंसुओं ने तुम्हारा साथ ही नहीं दिया, तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुके। सिद्धार्थ ने हंसते हुए ताना मारा तो कविता ने फौरन आंसू पोंछकर कहर भरी नजरों से उसे देखा। सिद्धार्थ कपूर, आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा, आपको मुझसे माफी मांगनी होगी, और मैं जानती हूँ ये शब्द आपके मुंह से इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, लेकिन वो वक्त मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। सिद्धार्थ ने दाद देती नजरों से उसके इरादे को सुना। उस लड़की में वाकई हिम्मत तो बहुत थी, वरना किसी लड़की को आज तक सिद्धार्थ ने अपनी टक्कर पर आते नहीं देखा था। इतनी हिम्मत कि वो उसे उंगली दिखा रही थी और उससे सॉरी कहने की बात कर रही थी। सिद्धार्थ वाकई हैरान था। तुम्हें पता है, तुम्हें गलत फहमियां बहुत हैं। तुम्हारे जैसे लोग इतना ऊंचा सोच भी कैसे लेते हैं? शर्म नहीं आती अपनी औकात से बड़ी बातें सोचते हुए? सिद्धार्थ ने तंजिया हंसते हुए कहा तो कविता गंभीर चेहरे से उसे देखने लगी। उसे हैरानी थी कि इस आदमी को अपनी दौलत पर इतना गुरूर क्यों था। गलत फहमियां मुझे नहीं, आपको हैं। ऐसा क्या है आपके पास सिद्धार्थ कपूर? ऐसा क्या खास है जो किसी और के पास नहीं? इस दौलत पर आप गुरूर कर रहे हैं? अरे ये तो हर दूसरे तीसरे के पास होती है, तो गुरूर किस बात का? मैं आपकी इन बातों से हर्ट नहीं होती, बल्कि हंसी आती है मुझे आप पर। दौलत भी कोई गुरूर करने की चीज है? कविता कहते कहते हंसने लगी थी। सिद्धार्थ उसका चेहरा देखकर सन्न रह गया। कुछ खास रखिए अपने पास, फिर गुरूर करिएगा। दौलत गुरूर करने की चीज नहीं है मिस्टर। वो उसके कंधे के पास आते हुए जैसे गर्द झाड़ते मुस्कुराई जाने के लिए पलट गई थी, जबकि सिद्धार्थ मुट्ठियां भींचे सख्त चेहरा लिए उसकी यह धृष्टता देख रहा था। वो अब वहां से जा चुकी थी। कविता शर्मा, ये गुरूर मैं ऐसा तोड़ूंगा कि तुम मुस्कुराना ही भूल जाओगी। वेट एंड वॉच। सिद्धार्थ कपूर ने बड़बड़ाते हुए कहा और गुस्से में कुर्सी को ठोकर मारी, जो उलटकर गिर गई। फिर वो माथा थामे उसी कुर्सी पर बैठ गया और उसके ही बारे में सोचने लगा, जिसने सुबह सुबह उसे जल्लाद कहकर खाक कर दिया था। बाहर निकलकर कविता कितनी देर तक अपना बाजू सहलाती रही, जो उसकी सख्त पकड़ से अब भी दर्द कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो करण के ऑफिस में आई तो सिद्धार्थ भी वहीं बैठा था। करण भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आज जल्दी जाना है। वो पास आकर बोली। हाँ गुड़िया, जाओ, मम्मी इंतजार कर रही होंगी, करण ने फौरन कहा। सिद्धार्थ चौंक गया। 1 मिनट, ये कैसे जा सकती है मुझसे इजाजत लिए बिना, और ऑफिस का काम कौन करेगा? सिद्धार्थ तपक कर बोला। अरे रिलैक्स, मैंने रिया को बोल दिया है। वो कह रही थी कि बाकी सब काम संभाल लेगी। दरअसल कविता के ससुराल वाले आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने, तो इसे जल्दी जाना है। करण अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, मगर सिद्धार्थ का दिमाग ससुराल वाले शब्द पर अटक गया। व्हाट, इसकी शादी? सिद्धार्थ ने बेयकीनी से कहा। क्यों सर, मेरी शादी नहीं हो सकती क्या? और क्या आपसे पूछकर शादी करूंगी मैं? कविता ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तमीज से बात करो मुझसे, और मुझे इससे क्या लेना देना कि तुम्हारी शादी हो रही है। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारी शादी किसी निकम्मे लोअर मिडिल क्लास लड़के से ही होगी, मगर अंदाज ऐसे जैसे किसी नवाब से ब्याह होने वाला हो। सिद्धार्थ ने बेहद कड़े लहजे में कहा। कविता नम आंखों से उसे देखती रह गई। बस कर सिद्धार्थ, करण ने सख्त लहजे में टोका और फिर उठकर कविता के पास आया, उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेस्ट ऑफ लक गुड़िया,
करण ने मुस्कुराकर कहा तो वो मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली थैंक यू और वहां से निकल गई। सिद्धार्थ उठकर अपने कैबिन में आ गया। बेचैनी अब भी खत्म नहीं हो रही थी। घर जाकर भी वही हाल रहा। बार बार कविता का ख्याल ही उसके जहन में घूम रहा था। जब से उसकी शादी की खबर सुनी थी दिल को जैसे कहीं करार ही नहीं था। क्यों सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में, मुझे क्या फर्क पड़ता है उसकी शादी हो या ना हो। सिद्धार्थ खुद को समझाने लगा मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। तुम्हें प्यार हो गया है कविता शर्मा से, तुम उसे किसी और के साथ हंसते बोलते बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही उसे किसी और का होता हुआ। उसके अंदर से आवाज आई। सिद्धार्थ सन्न रह गया। कुछ पल आईने में खुद को देखता रहा और फिर ना में सिर हिलाते हुए सोफे पर गिर गया। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है। उसका और सिद्धार्थ कपूर का क्या मेल, वो खुद को समझाने लगा। मगर इश्क कहाँ किसी के समझाने से मानता है। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो कविता फाइल लेकर उसके पास आई। तुम्हारी पसंद की शादी हो रही है क्या? सिद्धार्थ ने अचानक सवाल दागा। कविता हैरानी से उसे देखने लगी। आपको इससे क्या, और आप मेरे कोई खास नहीं है कि मैं आपको अपने बारे में हिसाब देती फिरूं। वो मुंह बनाकर बोली तो वह फिर से गुस्सा दिला गई। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता तभी करण अंदर आया। हाय गुड़िया, कैसी हो? करण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो वह हल्के से सिर हिला गई। शादी की डेट क्या रखी? करण के अगले सवाल पर सिद्धार्थ के कान भी खड़े हो गए। 10 दिन बाद है और मुझे बस 3 दिन की छुट्टियां चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं चौथे दिन यहाँ ऑफिस में हाजिर हो जाऊंगी। वो जल्दी से बोली और सिद्धार्थ का दिल तो 10 दिन पे ही अटक गया। मतलब सिर्फ 10 दिन तक, और फिर 10 दिन के बाद वो किसी और की बन जाएगी और कोई और उसका हकदार होगा। इस सोच के आते ही सिद्धार्थ के अंदर जैसे घबराहट होने लगी। उसने होंठ भींचकर अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। अरे अरे बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है इतनी जल्दी आने की। इत्मीनान से तुम 15-20 दिन एंजॉय करना अपने पति के साथ, और अगर जॉब छोड़नी भी हुई तो तुमसे किसी किस्म का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। करण ने कहा तो सिद्धार्थ तमतमा कर बोला ऐसे कैसे नहीं होगा जुर्माना? यह हमारे असूलों के खिलाफ है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले यह जॉब नहीं छोड़ सकती। और रही बात छुट्टियों की तो चौथे दिन इसे यहाँ ऑफिस में होना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसे ज़्यादा छुट्टी नहीं दूंगा। ना जाने गुस्सा किस बात पर आ रहा था, इस बात पर कि वह शादी कर रही है या इस बात पर कि वह पति के साथ एंजॉय करेगी। उसका खून खौलने लगा। कविता बोली आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बात की पूरी पक्की हूँ। ना तो जॉब छोड़ूंगी और ना ही 3 से ज़्यादा छुट्टियाँ करूंगी। वो इत्मीनान से बोलती हुई उठी और सामान समेटकर वहाँ से निकल गई। शादी का दिन अब आ चुका था। आज उसकी हल्दी मेहंदी थी। ससुराल की तरफ से पीले रंग का एक सूट आया था। सूट का कपड़ा बहुत ही साधारण था, लेकिन कविता पर वो ड्रेस फिर भी बहुत ज़्यादा जच रहा था। वो आम सा ड्रेस उस पर आकर भी जैसे खास बन गया था, जैसे बना ही उसके लिए हो। उसने अपने ऑफिस में से किसी को इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ करण को बुलाया था, क्योंकि वो एक तो रिश्तेदार था और दूसरा उसका बॉस भी। वो फूलों के गहनों से सजी हल्के से मेकअप में बैठी थी और मोहल्ले की लड़कियां आकर हल्दी और मेहंदी की रस्म कर रही थी। कुछ देर में उसके ससुराल वाले भी आ पहुंचे, क्योंकि उसकी सगाई थी। कुछ देर गुजरी तो उसकी माँ आकर बोली कि करण आया है। वो उससे मिलने बैठक की ओर बढ़ गई। सिद्धार्थ वहाँ पहले से था, उस छोटे से बैठक नुमा कमरे में बैठा हुआ था। वैसे तो करण ने कहा था कि वो मेहंदी वाले दिन नहीं आएगा, मगर करण की माँ ने कुछ सामान वगैरह भेजा था तो करण उसे देने के लिए आज ही चला आया और जबरदस्ती सिद्धार्थ को भी ले आया। माँ की आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया तो कविता पर नजर पड़ते ही जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। कोई इतनी सादगी से भी इतना खूबसूरत लग सकता है, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी गोरी रंगत बिना ज्यादा मेकअप के भी दमक रही थी। वो हाथ जोड़कर करण के पास बैठ गई।
कुछ देर वो लोग बातें करते रहे और फिर कविता की माँ उनके लिए चाय ले आई। अभी बैठे कुछ ही देर हुई थी कि पता चला लड़का आ चुका है और मेहंदी की रस्म शुरू होनी है। वो लोग जो निकलने वाले थे कविता की माँ के कहने पर मेहंदी में शामिल होने के लिए रुक गए। कुछ देर में जब लड़के को अंदर लाकर बिठाया गया तो उसे देखकर करण के साथ साथ सिद्धार्थ भी शॉक्ड रह गया। उस लड़के की हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो एक अब नॉर्मल इंसान है। यह सब क्या है आंटी? आप एक पागल के साथ कैसे शादी कर सकती हैं? कविता की करण ने गुस्से से पूछा तो सुमन जी की आंखें भर आईं। मैं यह अपनी खुशी से कर रही हूँ। भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक पागल इंसान से शादी करना चाह रही हो, वो भी अपनी खुशी से। और वैसे यह खुशी मुझे तुम्हारे चेहरे पर नजर क्यों नहीं आ रही? मुझे वजह जाननी है। क्या वजह है? करण गुस्से में बोला। करण के सवाल पर वो दोनों चुप रह गए और फिर करण ने उसके भाई अंश से यह सवाल किया तो वो सब बताता चला गया। ओह नो, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? इतना पराया हूँ मैं तुम्हारे लिए। उस दिन जब तुम जॉब के लिए आई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह जॉब तुम इस वजह से करना चाहती हो? मुझे लगा तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हो, इसीलिए यह जॉब तुम्हें चाहिए। खैर, जो हुआ यह शादी नहीं होगी, करण ने कहा और बाहर जाने लगा। मगर वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्लीज भैया, ये सब होने दीजिए। मैं अपने पापा का कर्ज उतारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उनका यह कर्ज उतर जाए ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले। प्लीज भैया, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं आज तक भूला नहीं हूँ जो कुछ अंकल ने मेरे लिए किया था। जब सब अपनों ने छोड़ दिया था तब अंकल ही हमारे साथ खड़े रहे थे। और क्या मैं यह कर्ज एक बेटे होने के नाते उतार नहीं सकता? अब आप कुछ नहीं बोलेंगी आंटी? करण ने शिकायती नजरों से सुमन आंटी को देखते हुए कहा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शादी टूटेगी तो लड़की के किरदार पर लोग बात करेंगे और यहाँ तो बहुत सारी बातें होंगी। उसके चलते हो सकता है उसका फिर कहीं रिश्ता भी ना हो। एक औरत बोली। करण बोला, लोगों का क्या है? लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप इनकी परवाह मत कीजिए आंटी। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। जिंदगी बहुत अनमोल है और इसे इतनी सी बात पर नरक नहीं बनाया जा सकता। बाकी अगर बहुत बड़ी बात है तो मेरा यह दोस्त शादी करेगा, है ना? उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ एकदम चौंक गया लेकिन जल्दी से बोला, हाँ हाँ, जैसा तुझे ठीक लगे। उसके तो दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उसके जवाब पर कविता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। लेकिन भैया, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। अरे, इनसे बेहतर तो वो पागल ही है। मतलब कम से कम डांटेगा तो नहीं ना मुझे? वो हताशा में बोली। सिद्धार्थ दांत पीस कर कुछ कहना चाहता था मगर करण ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर मना करते हुए सिर हिलाया। फिर कविता के लाख ऐतराज के बावजूद करण ने उसे मनाकर ही दम लिया। 2 दिन बाद सिद्धार्थ और कविता की शादी होनी तय हो गई और कविता की मां ने उस लड़के के घर वालों को इनकार कर दिया। करण ने उनका सारा कर्ज उतार दिया। उसके बाद मेहंदी की रस्म सिद्धार्थ के साथ हुई। मेहंदी के बाद दोनों इजाजत लेकर घर के लिए निकले। मुझे तो लगा था तुम फौरन इनकार कर दोगे, मगर तुम तो मान गए। क्या इरादे हैं तुम्हारे? करण ने उसे छेड़ा तो वह मुस्कुराया। मैंने सोचा कि चलो, मेरी फैमिली तो नहीं है, तू ही मेरा दोस्त है। मेरी फैमिली है तो तेरी बात मान लेता हूँ, बस और कुछ नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। करण हंस पड़ा। ज्यादा बन मत। पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा परेशान हो और यह परेशानी तब से शुरू हुई है ना, जब से कविता की शादी का दिन तय हुआ था। और आज जब कविता को देखा तेरी पलकें नहीं झपक रही थी तो मैं सब समझ गया। करण ने कहा, अब क्या हुआ? चुप क्यों है? मुझे अपनी फैमिली मानता है ना तो मुझसे शेयर नहीं करेगा? करण ने गाड़ी को साइड में खड़ा करते हुए पूरी तरह उसकी तरफ मुड़कर पूछा। डरता हूँ मोहब्बत करने से। मुझे लगता है कि कहीं यह भी मेरी बीवी की तरह ना निकल जाए। तुम तो जानते हो ना कि मेरी शादी मेरी पसंद से भले नहीं हुई थी, मगर मैं उसे चाहने लगा था। वह मुझसे बड़ी भी थी। इसके बावजूद उसका अफेयर कहीं और चल पड़ा और वह समर नाम के शख्स की वजह से मुझे छोड़ गई। आज से 7 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था। हमने दोनों ने बिजनेस शुरू किया
और आज हमारा बिजनेस दुनिया में एक नाम है। इसी नाम की वजह से अब वे लोग भी हमें हेलो करते हैं जो हमें देखना भी पसंद नहीं करते थे। करण अब गंभीर लहजे में बोलता चला गया, यह सब किस्मत का लिखा होता है। मैंने भी तो इतने गम सहे हैं ना। हमारे अपनों ने हमारा सब कुछ लूट लिया, लेकिन देखो आज मेरे पास सब कुछ है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक हमसफर की कमी थी जो मैं जल्दी अपनी जिंदगी में लाने वाला हूँ, क्योंकि रिया को मैं अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुका हूँ। तुम्हारी जिंदगी में तो कविता अभी अभी शामिल हो चुकी है। करण बोला, मेरा यकीन करो, वह लड़की हमेशा अपने रिश्तों को सबसे अहम रखती है और तुम तो उसके पति हो। अब वह तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर कर देगी, मैं गारंटी देता हूँ। इस बार तुम्हें कोई धोखा नहीं मिलेगा। बस अब अपने गुस्से के चलते उसके साथ दोबारा मत लड़ना। वह ऑफिस में आए तो बैठाकर इत्मीनान से बात करना और अपने दिल की बातें बताना। और रही यह शादी की बात, तो यह तुम पर है, उसे किसी को बताना है या नहीं, क्योंकि अब यह अहम नहीं रहा। जो चैप्टर खत्म हो चुका है, मेरे ख्याल में इसे खत्म ही रहने दो। तुम महज 20 साल के थे जब तुम्हारी शादी हुई थी। तुम्हारी मरती हुई माँ ने अपनी पसंद से तुम्हारी शादी कराई और अपनी तरफ से बस भलाई चाहती थी, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। उसकी जिंदगी में कोई और आया और अब तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और है। तुम उसका हाथ थाम कर नए सिरे से शुरुआत करो। करण ने उसे समझाते हुए कहा तो वह धीरे धीरे हिला। अगले दिन जब वह ऑफिस आई तो सिद्धार्थ ने उसे अपने रूम में बुलाया। जी सर। उसका लहजा आज बहुत धीमा था और सिर झुकाए खड़ी थी। वह चलता हुआ उसके सामने आया और उसकी ठोड़ी थामते उसका चेहरा ऊपर किया तो वह हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। वहां आज गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत का समंदर दिखाई दे रहा था। कुछ बातें कर लें जो बहुत जरूरी हैं। वह हाथ थाम कर कुर्सी पर बिठाते हुए बोला और फिर दूसरी कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसके हाथ थामते हुए, मैंने कुछ अरसा पहले तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूँ। वह बोलते बोलते रुका तो कविता ने सर उठाकर उसे देखा, जो अपने होंठ दबाए कुछ सोच में डूबा था। कविता ने पूछा, और मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा तुमसे। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, मगर इतना कहूंगा कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। वह धीरे से बोलते हुए आंखें मीच गया। कविता ने उस पागल इंसान को देखा। शायद से जिंदगी नहीं चलती मिस्टर सिद्धार्थ। और वैसे मुझे भी आपसे एक बहुत अहम बात करनी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी के लिए हाँ करने की? और हाँ, मैं शायद पागल इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। सिद्धार्थ भी तब कर बोला, हाँ तो पागल को भी प्यार से सिखाया जा सकता है ना? वह निगाहें फेरते हुए बोला। सिद्धार्थ ने उसके हाथ पकड़ उसे अपने करीब किया। मैं भी पागल हूँ, मुझे भी प्यार करना सिखाओ। लहजा गंभीर था और आवाज धीरे धीरे थी। साथ ही उसके होठों की हल्की चमक भी रोशन हो रही थी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, बॉस हैं आप, और कोई देख ले तो? वह बेबाकी से घबरा गई। देखने दो, और कोई पूछेगा तो बता दूंगा कि बॉस के साथ साथ तुम्हारा पति भी हूँ। आई लव यू, सिद्धार्थ ने कान के पास कहा। वह जैसे शॉक्ड रह गई। प्लीज यकीन करो मुझ पर, मैं पहले ही इस मोहब्बत के हाथों हार चुका हूँ। और फिर वह दिन भी आ गया जब कविता और सिद्धार्थ की शादी होनी थी। कुछ ही घंटों में पूरे जोश और खुशी से दोनों की शादी हुई। कुछ ही देर में वह उस आलीशान शख्स की बीवी बन चुकी थी जो उसे पहली नजरों में नहीं भाता था। उसके बाद कविता विदा होकर सिद्धार्थ के घर आ गई और उन्होंने अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत की। उधर कुछ ही दिनों में करण ने भी रिया को अपने मन की बात कह दी थी और 6 महीने के बाद करण और रिया की भी शादी हो गई। और कविता की संगत में सिद्धार्थ का गुस्सा कम हुआ और सिद्धार्थ की संगत ने कविता को गुस्से में तमीज नहीं छोड़ते यह सिखा दिया। दोस्तों, प्यार वो एहसास है जो तकरार और रंजिशों को मिटाने की भी ताकत रखता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।